हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इकाई फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर। क्या है? समुच्चय। समुच्चय या सेट। तो सेट के बारे में देखते हैं। तो पहले तो सेट का जो है सिद्धांत किसने दिया है भाई? मन में ख्याल आता है कि किसने सेट को बनाया होगा। ठीक है, सेट के बारे में किसने बताया होगा? तो सेट जो है एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन? तो जॉर्ज कैंटर। ठीक, तो जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज कैंटर। इन्हीं ने सर्वप्रथम जो है समुच्चय के बारे में बताया। मतलब इस सिद्धांत का जो है जन्मदाता यही है। ये एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ जानो कि इसने बनाया था। ठीक, अब जो है हम समुच्चय देखते हैं। तो समुच्चय क्या होता है भाई? तो पहले परिभाषा देखिए। समुच्चय का परिभाषा। तो पहले तो समुच्चय को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में सेट बोलते हैं। ठीक, अंग्रेजी में समुच्चय को जो है सेट बोला जाता है। और सेट का परिभाषा क्या होता है भाई? तो देखो, वस्तुओं या अवयवों, ठीक, वस्तु या अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहते हैं। समुच्चय या सेट कहते हैं। तो वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट या अवयव मतलब इलेमेंट के सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड बोलते हैं अंग्रेजी में। संग्रह कलेक्शन बोलते हैं। तो संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब क्या समझे? कोई भी अवयव या वस्तु है जिनको एक विशेष नियम के तरह अगर उसका कलेक्शन बनाया जाए, क्या बनाया जाए? संग्रह बनाया जाए, तो उस संग्रह को समुच्चय कहते हैं। संग्रह बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर वो संग्रह जो है कोई विशेष नियम से बंधा हुआ है, तब उसको क्या बोलेंगे? समुच्चय। सुपरिभाषित का वही अर्थ होता है। सुपरिभाषित का क्या मतलब होता है? एक विशेष नियम से जो है बंधा हुआ हो। ठीक है, तब वो संग्रह जो है समुच्चय कहलाता है। समझ आया? अब देखते हैं नेक्स्ट कैसे कैसे होते हैं, देखते हैं। तो जो सेट है उनको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। जैसे सेट निकाले कोई भी, ABCD इस प्रकार से है मान। ठीक है, तो जो अवयव रहते हैं उनके अंदर में अवयव रहते हैं। अभी देखें, वस्तु या अवयव के जो है संग्रह। तो देखो, अवयव को जो है स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से अवयव को दर्शाया जाता है, और उनके बीच में अर्धविराम, कॉमा बोलते हैं अंग्रेजी में, वो लगाया जाता है अलग अलग दर्शाने के लिए कि अलग अलग इलेमेंट है। और पूरे सेट को जो है कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। जैसे ए मान ली इसको, वैसे ही कोई मान लो सेट है बी, मान रहे हैं सिर्फ। ठीक, इसमें जो है 1 2 3 ऐसे इतना ही है। ठीक, तो इस तरह से सेट को दर्शाया जाता है। करली ब्रेकेट इसको बोलते हैं ये, या क्या बोलते हैं इसको? सर्पिलाकार कोष्टक। तो उसी के अंदर में लिखा जाता है किसको भाई? सेट को। और सेट को दर्शाने का तरीका है कैपिटल लेटर से। कैपिटल A, कैपिटल B, C, D, कैपिटल से सेट को दर्शाते हैं। और उसको जो इलेमेंट लेते हैं ना, वस्तु या अवयव, उसको जो है स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। और किसके बीच में भाई? कैलरी ब्रैकेट या सर्पिलाकार कोष्टक के अंदर। ठीक, इतना समझ आया? अब जो है एक नया चीज बताते हैं इसमें। ये एक चिन्ह होता है,
इसको क्या बोलते हैं भाई? तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू का अर्थ क्या होता है? इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका अर्थ होता है सदस्य है या अवयव है या उपस्थित है। अर्थ है कोई भी एक आप बोल सकते हो, ठीक है। सदस्य है, अवयव है, उपस्थित है, इसका अर्थ होता है। जैसे ऐसे लिखते हैं, क्या समझते हो आप? ऐसे लिख देते हैं, क्या समझते हो? बराबर है, बराबर है, ऐसे समझते हो। उसी प्रकार जो है नया चिन्ह आ गया, इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, या सदस्य है, या अवयव है, या उपस्थित है। समझ आया? अब इसी का जो है उल्टा मतलब, जैसे बराबर है ऐसे लिखते हो आप, काट देते हो, क्या हो जाता है? बराबर नहीं है, ऐसे होता है। उसी प्रकार इसमें भी इस चिन्ह को ऐसे काट देते हैं तो क्या हो जाता है? नॉट बिलोंग्स टू, या सदस्य नहीं है, या अवयव नहीं है, या उपस्थित नहीं है। इस तरह से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये केवल अर्थ होते हैं। देखो, जैसे हम लोग अभी एक एग्जांपल देखे थे, मान लो ये सेट है ऐसे करके, A इक्वल टू ABC, एक समुच्चय है, ऐसे लिए थे। तो देखो इस सेट के अंदर में अवयव है ABC, ठीक। तो A अवयव जो है इसमें है, तो क्या लिख सकते हैं? A बिलोंग्स टू A। A जो है A में उपस्थित है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसी का अर्थ कि A जो है A में उपस्थित है, ठीक। B भी उपस्थित है, B को भी ऐसे लिख सकते हैं कि B A में उपस्थित है, उपस्थित है इसका अर्थ। तो B अवयव है और ये सेट है, और B जो है इसके अंदर में है, सेट है, इसके अंदर में B है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखो जैसे इसमें D नहीं है, तो D को क्या बोलेंगे? D नॉट बिलोंग्स टू A। है क्या अंदर में? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू A लिखेंगे। वैसे ही E A इन लोग नहीं है और वो अवयव नहीं है, तो उसको नॉट बिलोंग्स टू लिखें। तो ये लिखने का तरीका है, बस लिखने का तरीका देखो। अब आगे जो है समुच्चय का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। समुच्चय का एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बहुत सारे वर्णमाला होते हैं, ठीक है। जैसे A B C D, बहुत सारे वर्णमाला है, लेटर। तो उनमें जो है कैसे लेटर? जो स्वर हो, जो स्वर हो। कौन कौन सा रहता है जी अंग्रेजी वर्णमाला में? स्वर A E I O U, 5 ही स्वर होते हैं। तो इनका जो संग्रह है, कलेक्शन है, वो क्या होता है? सेट होता है भाई। क्यों हुआ? क्योंकि एक विशेष नियम से बंधे हुए हैं। कैसे? कि वर्णमाला है और वर्णमाला में जो है जो स्वर हो, तो स्वर है इन लोग, ठीक है। इसलिए ये जो है क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। तो देखो, प्राकृत संख्याएं क्या होते हैं? नेचुरल नंबर n, मैं बताया था पहला क्लास में। n गिनती के संख्या होते हैं, ये भी सेट बनाता है, ठीक है। ये सब रहते हैं बहुत सारे। तो एक नियम से बांध दिए। कैसे नियम से? कि इसमें जो है विषम प्राकृत हो, विषम प्राकृत हो, और भी विषम प्राकृत भी हो, और 10 से छोटा हो। 10 से क्या हो? छोटा हो, ठीक है। तो 10 से कम मतलब 10 से छोटा हो। तो एक नियम बना दिए इसमें। तो क्या क्या आ जाएंगे भाई? एक सेट बनाए हैं जो कि प्राकृत संख्या हो, और भी विषम, तो विषम प्राकृत संख्या हो,
और 10 से कम हो। तो देखो ये सब तो प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें विषम कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5। तो ऐसे करते जाएंगे, लेकिन 10 से कम हो तो कौन कौन आ जाएंगे इसके सेट में, 1, 3, 5, 7, 9। 11 क्यों नहीं लेंगे, 11 जो है बड़ा हो जाए, एक नियम में बांध दिए हैं। तो ये जो बना है कलेक्शन, संग्रह बना है, ये क्या कहलाएगा, सेट। क्यों, क्योंकि एक विशेष नियम से बंधा हुआ है, ये नियम है, ठीक है, ये नियम है। और हम निकाल भी पा रहे हैं, हम निकाल भी पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए जो है ये क्या कहला जाएगा, एक सेट कहलाएगा भाई। अब देखते हैं और एग्जाम्पल। भारत की नदियां, तो क्या भारत की नदियां एक सेट है, सेट का निर्माण करते हैं भारत की नदियां, तो हाँ करते हैं, ये भी सेट का निर्माण। बहुत सारे नदी है, जैसे क्या क्या है, गंगा, नर्मदा, महानदी, ऐसे बहुत सारे नदी होंगे, ठीक है। भारत की नदी, वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं, विश्व में भी नदी है कई प्रकार की, ठीक है, अमेज़न वगैरह कई नदी है। तो उन सब नदी में ऐसे नदी जो केवल भारत की हो, भारत की नदियां बोल दिया है, एक नियम बना दिया है, तो उनका जो संग्रह बनेगा वो भी क्या बन जाएगा भाई, एक सेट बन जाएगा, एक नियम से बंधा है, और उस नियम से हम लोग निकाल सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक सेट बनाएगा। और देखिए, और आपके बुक में क्या एग्जाम्पल है, समीकरण x स्क्वायर ऋण 5x + 6 = 0 के मूल। तो एक नियम बना दिए, देखो ए जो है ऐसे कलेक्शन है, कैसे कलेक्शन है कि समीकरण दे दिया है एक, कैसे, x² ऋण 5x और धन 6 = 0 के मूल है, के मूल है, एक नियम में बांध दिए थे। तो इसका मूल क्या क्या होगा, पहले मूल निकालो, 10वीं कक्षा में सीखे हो ना कैसे निकालते हैं मूल। इन दोनों का गुणा कर दो और बीच के भाग को ऐसे 2 पार्ट में बांट दो कि उनके गुणा के बराबर हो जाए। तो देखो इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। और बीच को ऐसे बराबर भाग में बांटो, ऐसे भाग में बांटो कि उनका गुणा जो है इसके बराबर हो जाए। तो क्या क्या बांट सकते हैं हम लोग, ऋण 3x और ऋण 2x। 10वीं में पढ़ चुके हैं ना, इसको मूल याद करना है। समीकरण इसका जो है क्या है, मूल है, के मूल है, ऐसा है। तो मूल के लिए ये कर लिए और इसको बीच को बांट दिए। अब क्या आ जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा, तो x ऋण 3 हो जाएगा। ऋण 2 को कॉमन निकाल दो तो x ऋण 3 इधर भी हो जाएगा। अब ये अवयव 2 अवयव, इसमें जो है इसको कॉमन निकाल दो, क्या हो जाएगा, x ऋण 3 और x ऋण 2 = 0। और इसको क्या लिख सकते हैं, x ऋण 3 = 0 और x ऋण 2 = 0, या क्या हो जाएगा, x = 3 और x = 2, ठीक। तो ये 2 ही संख्या है, मतलब ऐसे सेट बनेगा ए जिसमें केवल 2 और 3 आए। देखो तो निकाल सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा भाई, समुच्चय हो जाएगा। और उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, लिखना रहेगा तो वीडियो को पॉज करना और लिख लेना, फिर उसके बाद क्या करना, प्ले करके फिर आगे देखना, ठीक। मैं मिटा दिया। अब उसके बाद 5वां देखिए, विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ। विश्व के सर्वाधिक प्रख्यात गणितज्ञों। तो चलो बताओ किस आधार पे इसको बोलेंगे कि कौन सर्वाधिक है, सर्वाधिक प्रख्यात किस आधार पे बोलेंगे। तो ये संभव नहीं है कि कौन सर्वाधिक है, 5 जने, वो भी 5 जने है ना, 5 विश्व के सर्वाधिक प्रख्यात गणितज्ञ ऐसे बोला है। तो कौन सबसे महान है,
किस आधार पे निकाला जाए, कोई विशेष नियम तो नहीं बन रहा है, तो उनका सेट ही नहीं बना सकते। कौन कौन को रखेंगे उस सेट में? इसको है प्रख्यात वैज्ञानिक, तो उससे भी कोई बड़ा है, या आधार नहीं मिल रहा है इसलिए इसको सेट नहीं बनाया जा सकता, और ये परिभाषित नहीं किया जा सकता। मेन चीज इसलिए परिभाषित नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या बोलेंगे? सेट नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो ये सेट नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। ठीक, समझ आया? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने जो है फर्स्ट क्लास में कई प्रकार के सेट देखे थे। प्राकृतिक संख्याओं का सेट, वास्तविक संख्या का सेट, परिमेय संख्या का सेट, अपरिमेय संख्याओं का सेट, सम संख्याओं का सेट, विषम संख्याओं का सेट देखे थे, अभाज्य संख्याओं का सेट, भाज्य संख्याओं का सेट। तो ये जो है एक विशेष नियम, विशेष गणितीय नियम से इन सब जो है बंधे होते हैं, इसलिए इन सब को जो है समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, जैसे n के बारे में देखो ना, n जो है प्राकृतिक संख्या का सेट होता है, नेचुरल नंबर का सेट। इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं? 1, 2, 3 इस प्रकार से आते हैं। ये पहले से ही गणितीय नियम द्वारा बंधे होते हैं। 1 से स्टार्ट होता है और 1 में 1 जुड़ गया, देखो ना, 1 में 1 जुड़ गया, 2 में 3 1 जुड़ गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 में 1 जुड़ गया, 4 हो गया। तो ऐसी बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये जो है गणितीय नियम द्वारा बंधा होता है, इसलिए जो है n को क्या है? सेट मानते हैं। ठीक है, वैसे ही जितने भी हमने संख्याओं का जो है समुच्चय पढ़ा था ना, वो गणितीय नियम के द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए ही उनको समुच्चय बोला जाता है। अब देखो, इसको और एक लिखने का तरीका है। एक तो इस तरह से लिख दिए, और क्या देखो, इसको और क्या लिख सकते हैं? a मान लो a, और ये क्या होता है जानते हो? ये इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सच दैट। क्या बोलते हैं जी? सच दैट। ठीक, इसका मतलब होता है के लिए बोल सकते हो। ठीक है, के लिए, सच दैट के लिए, मतलब ए के लिए कैसे होंगे? इसमें का एलिमेंट A is belongs to n, कैलोरी ब्रैकेट बंद। देखो, यही चर्त है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। A इसमें का एलिमेंट है, इस सेट का। किस सेट का? ये सेट बना है, समुच्चय बना है, उसी में ये अवयव है A। और कैसे है भाई? A जो है n में बिलोंग करता है। बिलोंग करता है मतलब उपस्थित है, बताए हैं अभी इससे पहले। तो a जो है n में उपस्थित है, तो हम जानते हैं n जो है इतना सारा है, और a जो है n में उपस्थित है, मतलब सभी संख्या जो, जैसे a b c लिए थे ना, a b c लिए थे सेट a इक्वल, तो इसको कैसे लिखते थे? a इज बिलोंग्स टू a, b इज बिलोंग्स टू a, c इज बिलोंग्स टू a, ऐसे लिखे थे। तब इस तीनों जो अवयव है इसमें रहता है। ठीक है, उसी प्रकार हम जब a लिख दिए इसको, ठीक है, और ये सच दैट मतलब के लिए, a के लिए a इज बिलोंग्स टू n, मतलब जैसे कोई एलिमेंट n में मिल जाए वो इस सेट का भाग हो जाएगा, इस सेट में बिलोंग करेगा, मतलब उपस्थित होगा। तो ये सब तो फिर से आ जाएंगे इसी में, इसलिए इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं। समझ आया? तो ये लिखने का तरीका है, देखते हैं इसी के बेस पे लिखने का तरीका है। दो तरह से कोई भी सेट को लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला नियम होता है इसका रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। ठीक है, सारणीबद्ध रूप। तो इसमें क्या करते हैं जानते हो? रोस्टर, देखो लिखने का तरीका, समुच्चय को लिखने का तरीका है केवल, पहला आता है रोस्टर विधि, या क्या बोलते हैं इसको? सारणीबद्ध रूप। ठीक, या सारणीबद्ध रूप। ठीक, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, कोई सेट रहता है ना, उसके अवयव को ऐसे कैलोरी ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। मान लो 3 अवयव है ABC,
तो ए बी सी लिख दिए और उनके बीच में जो है कॉमा लगा के, जो अभी हम लोग कई प्रकार के लिख लिख के देखे इसी विधि से देख रहे थे, ठीक है। ए बी सी इस प्रकार से ए इक्वल टू, तो ये तो मान लिए हैं कि ये सेट है, ठीक है, तो इस प्रकार से लिख दिए। अब हम पढ़े हैं कि कोई सेट स्वर संख्याओं का जो समुच्चय है वो सेट होता है। तो मान लो ए बराबर स्वर संख्या का समुच्चय कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, ये सेट है। तो इस तरह से लिखा जाता है, दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में उनके अवयव लिखाते हैं और उनके अवयव के बीच में जो है अर्ध विराम या इसी क्या बोलते हैं कॉमा का चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरह से जब लिखते हैं कोई सेट को, अवयव के बीच में कॉमा लगाते हैं और पूरा अवयव को ये सर्पिलाकार कोष्ठक के अंदर रख देते हैं, तब ये क्या कहलाता है? रोस्टर विधि। ये जो है रोस्टर विधि में लिखा हुआ है। और दूसरा आता है आपका कौन सा विधि? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। तो इस विधि में क्या करते हैं भाई? इस विधि में क्या करते हैं? तो इस विधि में जो सेट रहता है ना, उसके नियम को लिया जाता है। एक एलिमेंट के लिए दर्शाते हैं, एक अवयव के लिए क्या करते हैं? दर्शा देते हैं और नियम को लिख देते हैं कि इस प्रकार से नियम हो। तो अगर पूरा सेट जनरेट हो रहा है, उससे जनरेट मतलब निर्माण हो जाता है, तो उसका क्या हो जाएगा? निर्माण विधि हो जाएगा। जैसे देखो, इसी क्या लिख सकते थे हम लोग? ए और मान लो कोई भी एक तो एक्स है, ठीक है, कोई भी एक्स है और सच दैट, ठीक है, सच दैट इसके लिए जो है एक्स कब बिलोंग करेगा? जब एक्स जो है स्वर अंग्रेजी के स्वर वर्णमाला हो, ऐसे लिख लिया, ठीक। तो अंग्रेजी के तो बहुत सारे वर्णमाला होते हैं, उनमें से एक्स कैसे वाले वर्णमाला है जी? जो स्वर हो। तो कौन कौन आ जाएंगे इसमें? यही चीज आ जाएगा फिर से, तो एक यही चीज आ जाएगा। एक्स के बराबर क्या क्या आएगा? इस नियम से बन गया तो ठीक, समझ आया। और देखो ना, कोई सेट बी है मान लो, एक और क्या सा देखे थे एग्जाम्पल हम लोग देखे थे। बी एक्स कैसा हो? सच दैट एक्स कैसा हो भाई कि एक्स स्क्वेयर ऋण 5x धन 6 बराबर 0 आए। एक्स कैसा हो? एक्स सच दैट बोलते हैं, ठीक है। एक्स सच दैट मतलब के लिए, एक्स के लिए एक्स कैसा हो कि इसका मान 0 हो। तो इसका मान कब 0 होगा भाई? केवल दो रख के देखो, 2 रखो तो 2 2 4 और 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो गया, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 6। तो इसको देखो ना, 6 4 10 और 10 में गया 0 हो गया, ठीक। तो ये इसका मान 0 के बराबर हो, वही स्टेट में आएगा एक्स, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। और इसका मूल कौन सा देखे थे? 3। तो 3 को रख के देखो ना, 3 को रख के देखो तो 3 तिया 9 और 3 5 6 15 और 6। तो देखो 9 6 15 हो गया और ऋण 15 मतलब 0 हो जाएगा, मतलब 3 भी आ जाएंगे। और कोई आएगा क्या इसके अंदर? तो 4 को रख के देखो 0 नहीं होगा। जो मूल रहता है वही तो इसको सेटिस्फाई करता है, वही तो इसको संतुष्ट करता है, इसलिए केवल 2 और 3 आएंगे। तो ये जो है इस प्रकार से अगर लिखेंगे b बराबर 2 और 3, ये दें इस प्रकार से, तो ये कौन सी विधि भी कहलाएगा? रोस्टर विधि। और इस प्रकार से लिख दिए नियम के रूप में, उसका नियम बता दिए, इस नियम से निकल रहा है, तो ये कौन सा विधि कहलाएगा भाई? समुच्चय निर्माण विधि। इसी से ये निर्माण हुआ है, समझ आया? चलिए ठीक है।
तो ये दो विधि होता है, दोनों विधि में लिखने का तरीका है, केवल तरीका है। इसके बाद बहुत सारे सेट का प्रकार भी होता है, वो भी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और देखते हैं अभी कुछ एग्जांपल्स। तो जैसे मान लो ए कोई सेट है भाई, ए क्या है, एक सेट है और इसमें एक्स जो है एलिमेंट है और एक्स किस प्रकार से है, सच दैट के लिए एक्स किस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है एक से लेके इधर। तो एक जो है एक प्राकृत संख्या है और किस प्रकार है, और 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक, तो एक से एक प्राकृत संख्या है। अभी बताया हूं प्राकृत संख्या है मतलब एक्स जो है एन में उपस्थित रहेगा। एन जो है प्राकृत संख्या का सेट है। तो एक से एक प्राकृत संख्या है मतलब इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं कि एक से कोई अवयव होगा ना जो एन में हो। एन बराबर क्या होता है, देखो 1 2 3 ये सब जो है एन में रहेंगे। तो एक्स ऐसा है प्राकृत संख्या मतलब इसी में से एक एक्स होगा और कैसा है भाई, वो 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो किस प्रकार से लिख सकते हैं उसको, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एन, एन में उपस्थित है, एक्स जो है एन में उपस्थित है और 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक, 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो देखो तो एक्स जब एन में बिलोंग कर रहा है मतलब एन क्या क्या रहता है, एन बराबर तो ये सब होता है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से बहुत सारे होंगे। तो क्या बोल रहा है, ये दोनों किस नियम में आएंगे, निर्माण विधि में। और निर्माण विधि को हम लोग उस वाले विधि में, कौन से, रोस्टर विधि में कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, इस चीज को लिख सकते हैं हम लोग, इसमें का है देखो ना एक्स एन में है मतलब इसी में से कोई एक होगा और कैसे, एक नियम से बंधा हुआ है कि 3 से बड़ा हो। तो 3 से बड़ा हो तो इधर वाले मिलेंगे जो भी आएंगे 3 से बड़ा, और 10 से छोटा मतलब 10 से छोटा। तो 3 से बड़ा 3 नहीं है, 3 से बड़ा मतलब 4 से शुरू होगा और 10 से छोटा मतलब इधर। तो इतना जो सेट है वो इसमें आ जाएगा। तो क्या क्या होगा, 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है सेट बन गया। ठीक, एक नियम से बंधा हुआ है। तो ये हो गया कौन सी विधि, उसी सेट को हम जो है ये दोनों ही निर्माण विधि कहलाएंगे। देखो इसमें भी निर्माण हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन सा है, केवल नियम को लिखे हैं, विशेष जो नियम रहता है परिभाषित किए हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये दोनों जो है निर्माण विधि में लिखा हुआ है और इसको जो है हम किसमें चेंज किए हैं, रोस्टर विधि में। रोस्टर विधि में एलिमेंट को डायरेक्ट दिखाना रहता है और वो भी कॉमा के द्वारा अलग अलग रहता है और कर्ली ब्रैकेट में तो लिखा ही रहता है ये भी और ये भी, लेकिन ये जो है नियम से बंधा हुआ रहता है और ये जो है नियम नहीं लिखा जाता, केवल उसमें कौन कौन से अवयव उपस्थित है उसको पूरा पूरा दर्शाया जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल इसके बारे में और एग्जाम्पल देखेंगे और समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और जो भी पढ़ाया उसको प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, बाकी हम बताएंगे ही। और कुछ भी डाउट होगा तो आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछिए, हम उस टॉपिक पे और वीडियो बनाएंगे और अच्छा से अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।